तो हम शुरू करें हैं नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर। नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर सबसे पहला है इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, एंड दिस इज द मोस्ट हाई यील्ड वन। ठीक है, ये इनमें सबसे जरूरी यही वाला है। इसके अंदर ये होता किस वजह से है? इट इज एक्चुअली ड्यू टू an a gram positive organism which is group A streptococci, beta hemolytic streptococci। ठीक है, जैसे स्ट्रेप पाइजीनीज है, स्ट्रेप पाइजीनीज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि देर इज अ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्या होता है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, the antigen antibody complexes, they get deposited in the glomerular basement membrane। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाऊं, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, these will get deposited in the glomerular basement membrane। ठीक है, and there they cause inflammation, and this is the pathophysiology of infection related glomerulonephritis। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि ये आपको किन पेशेंट्स में मिलेगा। बच्चों के अंदर मिलेगा ये आपको ज्यादा ज्यादा। ठीक है, इन द चिल्ड्रन। और दिस अकर्स वीक्स आफ्टर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल। अब वो हिस्ट्री है, मैं आपको क्या बताएगा हिस्ट्री में, ही विल गिव हिस्ट्री ऑफ इधर फेरेंजाइटिस और स्किन इन्फेक्शन। ज्यादा ज्यादा केसेस में वो स्किन इन्फेक्शन बताएगा। ठीक है, ज्यादा केसेस में स्किन इन्फेक्शन बताएगा। आपको बताएं जो ग्रुप जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इनकी दो मेजर इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। एक होती है रूमेटिक फीवर। ठीक है, रूमेटिक फीवर। और दूसरी है ये इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। अब ये है कि दिस कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, रूमेटिक फीवर कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोफाइलैक्सिस विद पेनिसिलिन, बेंजीथीन पेनिसिलिन। ठीक है, बट acute post-septic glomerulonephritis has no prophylaxis। इसको आप नहीं रोक सकते। और अगर ये एडल्ट्स में हो जाए तो द प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, एंड द एग्जामिनर्स लव टू आस्क अबाउट प्रोग्नोसिस, द difference of prognosis in children and adults। In children the prognosis is very good, but in the adults the prognosis is very bad। It's very very bad। ठीक है, तो रिमेंबर अबाउट दिस। तो ये तो होगी मैकेनिज्म वगैरह की बातें वगैरह। अब आपको क्वेश्चन के अंदर कैसे ये आपको, ये चले आपने सम थिंग्स फ्रॉम हियर, जैसे हिस्ट्री ने आपको हेल्प कर दिया थोड़ा सा, एज ने थोड़ा सा आपको हेल्प कर दिया, आपको पता चल गया टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है। द अदर थिंग्स दैट विल हेल्प यू गेट क्लोजर टू डायग्नोसिस आर दीज थ्री थिंग्स। जो आपको अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सवाल है तो ये तीन आपको वहां पे जरूर दी होंगी चीजें उन्होंने, कि इनकी क्या फाइंडिंग्स हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी दी होगी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस दी होगी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगी। आपको लाइट माइक्रोस्कोपी पे क्या नजर आएगा? यू विल सी एनलार्ज्ड एंड हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई। तो उसकी मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ, नॉर्मल भी करता हूँ और फिर इसकी भी करता हूँ। तो दिस इज अ नॉर्मल ग्लोमेरुलस। पहले ये एक नॉर्मल ग्लोमेरुलस है, आपको भी पता हो। ठीक है ना, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी बनी हुई हैं। ये दीज आर द मेसेंजियल सेल्स। ये दिस इज द विस्ट्रल पार्ट।
of the Bowman capsule. This is the parietal part. This is the Bowman space. So this is the normal glomerulus. ठीक है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ एक हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलस. दिस इज अ हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलस. आप देखें जो नंबर ऑफ सेल्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. ठीक है, तो आपको इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में अगर आप सिर्फ सिर्फ हिस्टोलॉजी अपनी बहुत पक्की कर लें ना, बहुत अच्छी कर लें, तो आपको आधे केसेस में आपको सिनेरियो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सीधा ऑप्शंस पे जाके अपना आंसर लगाएंगे अगर आप अच्छे से याद कर लें डिफरेंट इसकी पैथोलॉजीज, हिस्टोपैथोलॉजीज. तो दिस इज अ हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलस. ये फाइंडिंग होगी लाइट माइक्रोस्कोप की. तो पहली तो ये होगी बात. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फाइंडिंग. उस पे क्या नजर आएगा? उसको उस पर आपको नजर आएंगे व्हाट दे लाइक टू कॉल इज सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स हम्प्स. जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाए थे हमने, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, इम्यून कॉम्प्लेक्स, उसको कहते हैं आईसी हम्प्स. तो ये देखें आप, ये आपको हम्प्स नजर आ रहे हैं, सब एपिथेलियल हम्प्स. ये लार्ज हम्प है. ठीक है, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जा रही है. ठीक है, ये पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस हैं. एंड दीज आर द हम्प्स. ठीक है, इसकी मैं देखता हूँ कोई और पिक्चर भी है तो वो भी आपको दिखाता हूँ. ये जैसे ये यू कैन सी दीज आर द हम्प्स. तो ये आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर. ठीक है, और ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस से भी हो सकता है. ये स्टेफ ऑरियस से भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल, लेकिन ज्यादातर स्ट्रेप्टोकोकाई से ही होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फाइंडिंग होगी. फिर आ जाती है एक और इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो कहते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस. तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे बेसिकली आपको ये नजर आएगा. इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे बेसिकली आप डिटेक्ट करते हैं द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को डिटेक्ट करते हैं. तो इस पे जगह जगह जाके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ये बेसिकली ग्लोमेरुलस है, तो जगह जगह जाके डिपॉजिट हुए हैं जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं सारे डॉट्स. तो इसको हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स पे. अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ना तीन फाइंडिंग्स हो सकती हैं. या तो इट देयर इज नथिंग, या फिर यू कैन फाइंड ग्रेनुलर अपेयरेंस जैसे इसके अंदर है. इसके और नाम भी हैं. इसको ग्रेनुलर अपेयरेंस भी कहते हैं, ग्रेनुलर. इसको स्टारी स्काई अपेयरेंस भी कहते हैं. ठीक है, या फिर यू विल फाइंड लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस. उस पर मैं भी बात करता हूँ कि लीनियर किसके अंदर आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए ग्रेनुलर इसके अंदर आएगी, ग्रेनुलर. ठीक है, तो ये फाइंडिंग्स होंगी सारी आपकी इन्वेस्टिगेशन पे. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे लाइट माइक्रो इलेक्ट्रॉन पे आईसी हम्स, लाइट माइक्रोस्कोप पे हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई, एंड लास्ट पर इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर ग्रेनुलर अपीयरेंस और स्टारी स्काई अपीयरेंस. लेट्स गो बैक टू फर्स्ट एड नाउ. ठीक है, एनलार्ज हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई, ग्रेनुलर स्टारी स्काई अपीयरेंस, लंपी बम्पी भी कहते हैं इसको. तो ड्यू टू IgG, IgM and C3 deposition along the glomerular basement membrane. ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि आपको स्टारी स्काई अपीयरेंस या ग्रेनुलर अपीयरेंस आती है. तो रिमेंबर, ये याद रखनी है, ये बड़े पसंद है उनका, IgM C3. एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे सब एपिथेलियल आईसी हम्प्स. तो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट नेफ्रेटिक सिंड्रोम, दिस विच और ये बताता स्टेफिलोकोकस भी इसमें कॉजेटिव, एडिशनल कॉजेटिव एजेंट है. अब है नेक्स्ट. नेक्स्ट है IgA नेफ्रोपैथी, बर्जर्स डिजीज.
इसका जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना, वो प्रेजेंट सिर्फ रीनल प्रॉब्लम के साथ नहीं प्रेजेंट करेगा, उसमें और प्रॉब्लम्स भी होंगी। जैसे कि ही विल हैव concurrently he'll be having respiratory और GI tract infections। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर कुछ IgA की प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको पता है IgA एक्ट एज अ बैरियर ऑन योर mucosal surfaces। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक और GI ट्रैक भी they they are your mucosal surface। the IgA actually lines these mucosal surfaces। ठीक है, तो इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स होंगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होंगे और GI ट्रैक इन्फेक्शंस होंगे। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर IgA बेस्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स होते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिकली IgA बेस्ड। जैसे ये IgA है, इस IgA उसके साथ एंटीजन हो गए, इम्यून कॉम्प्लेक्स ये डिपॉजिट हुए होंगे अलोंग द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर भी मेसेंजर प्रोलिफरेशन होगी, वही जैसे मैंने, वही हाइपरसेलुलर स्टेट होगी ग्लोमेरुलस की। एंड IgA, सो द एग्जामिनर्स आपको मेंशन करेंगे, आपको खास तौर पे IgA का जिक्र करेंगे। तो अगर आपको हिस्ट्री के अंदर मल्टीपल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, GI ट्रैक इन्फेक्शन, इसको वो कफ के तौर पे बता सकते हैं, इसको वो बता सकते हैं, उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है, इससे करके आपको प्रेजेंटेशन मिल सकती है। तो दिस इज बर्गर्स डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड बर्गर्स डिजीज, IgA नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट है RPGN, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आरपीजी के अंदर अपने अंदर काफी बड़ा एक स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट है उसमें उसमें तीन फर्दर टाइप्स हैं। देयर इज, उसकी वो डिपेंड करती है अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। वो डिपेंड करती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस पर क्या आ रहा है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस इफ इट इज लीनियर या नेगेटिव है, ठीक है, तो ये, या फिर ग्रेनुलर है। तो ये उसके अंदर फर्दर तीन है। लेकिन आपने, आपके पास जब भी एग्जाम के अंदर ये सवाल आएगा ना, क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो एग्जामिनर्स आपसे, आपको इसकी वो अक्सर दे देते हैं, जो इसकी हिस्टोलॉजी होती है, जो लाइट माइक्रोस्कोप की जो पिक्चर होती है ना, वो आपको अक्सर इसकी दे देते हैं। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट इसकी कॉजेज हैं। ठीक है, तो वो हम अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो इसकी फर्दर तीन टाइप्स इसने बताई ना, लीनियर इसकी अपनी कॉज है, नेगेटिव की अपनी कॉजेज हैं, और ग्रेनुलर की अपनी कॉजेज हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूं, लेट मी शेयर द इमेजेस। तो ये, दिस इज एन इमेज ऑफ RPGN, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसको क्रीसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, बिकॉज यू कैन इजिली अप्रिशिएट अ क्रीसेंट। ये देखें, दिस इज अ क्रीसेंट, दिस इज अ क्रीसेंट, चांद बना हुआ है एक बड़ा, बड़ा खूबसूरत सा, आपको आराम से नजर आ रहा है। तो यू कैन इजिली रिकग्नाइज दिस हियर। ये, तो लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको ये मिलेगा, इन RPGN, इन रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दूसरा, हिस्ट्री बड़ी अक्यूट सी होगी, विद इन डेज, एज द नेम इंडिकेट्स रैपिडली प्रोग्रेसिव, तो दिनों के अंदर। तो ये आपको इसमें बड़ा इजीली अप्रिशिएट हो रहा है। मैं और भी दिखाता हूँ आपको एक, अगेन ये भी एक है, इस, इसके अंदर भी, हियर यू हैव अ क्रीसेंट। ठीक है, तो ये आपको नजर आएगा लाइट माइक्रोस्कोप पिकअप। अब इसके अंदर फर्दर डिवीजन है, दैट इज बेस्ड अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस।
मैंने आपको बताया था इम्यूनोफ्लोरेसेंस के तीन रिजल्ट्स हो सकते हैं, या वो ग्रेनुलर हो गए जैसे एस से है। तो अगर आरपीजीएन है, लाइट माइक्रोस्कोपी के यू सी अक्रीसेंट, और ऑन द इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको ग्रेनुलर अपीयरेंस आ रही है, देन दो कॉजेज हो सकती हैं इसकी: पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। और अगर आपको लीनियर अपीयरेंस मिल रही है, लीनियर आती है, दिस इज लीनियर, ये लीनियर है। मिनट, ये लीनियर, इसमें आप देख रहे हैं इसमें डॉट्स नहीं बने हुए, इस पे डॉट्स की जगह कंटिन्यूअस लाइनिंग है। दिस हैपेंस इन, अगेन ये सारी टाइप्स हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, लेकिन इसकी जो लीनियर अगर आ रही है, लीनियर टाइप आ रही है इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, देन इट इज गुड पास्चर डिजीज, गुड पास्चर, गुड पास्चर सिंड्रोम। ठीक है। इसकी एक और इमेज भी है, दिस इज अगेन लीनियर पैटर्न, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस है कैसे, ये लाइंस बनी हुई हैं इस पे ऐसे। ठीक है, तो इम्यूनोफ्लोरेंस पे लीनियर है, देन थिंक ऑफ गुड फास्टर। और इम्यूनोफ्लोरेंसिस पे अगर ग्रेनुलर है और लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर साथ ही क्रीसेंट आ रहा है, देन थिंक ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और फिर लास्ट पर आ जाती है कंडीशन कि आपको देर इज नथिंग ऑन द इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इट इज कॉल्ड पॉसी इम्यून। तो पॉसी इम्यून की फिर अपनी अंदर फिर फर्दर डिफरेंशिएशन है, वो भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट शीट पे वापस चलते हैं फिलहाल। तो इट हैज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसकी मल्टीपल कॉजेज हैं, ये सारी यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसने टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, गुड पासर सिंड्रोम, इस पे भी हम बात करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी पे क्या नजर आएगा? क्रीसेंट, मून शेप। ठीक है। नाउ व्हाट एग्जामिनर्स लव टू आस्क यू, वो ये पूछते हैं कि ये जो क्रीसेंट बना हुआ है, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ? इट इज कंपोज्ड ऑफ फिब्रिन, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, एंड C3P, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ये सब कुछ होता है इसके अंदर, इस क्रीसेंट के अंदर। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इसकी डिफरेंट पैथोलॉजीज, स्टार्टिंग ऑफ विद लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आ रहा है। तो दिस अकर्स इन गुड पास्चर सिंड्रोम। ठीक है। गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? देयर इज, इट इज एक्चुअली अ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ एंटीबॉडीज, antibodies are produced against the proteins of glomerular basement membrane and also the alveolar basement membrane। ठीक है। क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्वोलाई के अंदर भी है और यहाँ ग्लोमेरुलस के अंदर भी है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कौन सी वाली प्रोटीन है जिसके अंदर बनती है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लें। तो इट इज एक्चुअली द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट alpha 3 chain of type 4 collagen, type 4 collagen। तो antibodies are produced against alpha 3 chain of type 4 collagen। Now this is present in the alveolar basement membrane and also in the glomerular basement membrane। तो एंटीबॉडीज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैक करेंगी और एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी अटैक करेंगी, एंड देयर दीज विल कॉज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, एंड दैट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। दिस इज द रीजन इन पेशेंट्स के अंदर यू विल गेट हेमचूरिया एंड हेमोप्टिसिस। ठीक है। तो अगर अगर पेशेंट आ रहा है, उसको हेमचूरिया भी है, उसको हेमोप्टिसिस भी है, उसको लंग इन्फेक्शन भी हैं, हो रहे हैं लंग प्रॉब्लम्स भी हैं उसको, और उसको ये हेमचूरिया भी है, तो आपको फौरन ये सोचना चाहिए, गुड पास्चर सोचना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने कर ली इसकी पहली टाइप। नेक्स्ट है इसकी
ये भी हमने कर ली। ग्रेनुलर ग्रेनुलर आएगी आपको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल या डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो इसी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इंडिविजुअली तो है ही एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बट इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज आरपीजीएन। ठीक है, डीपीजीएन को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। पीछे हमारे पास रहेगी जो इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत, और आरपीजीएन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हेविली टेस्टेड नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस। आपको अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, फिर क्या हो सकता है ये? जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे कुछ नहीं आता ना, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको बताइए चीजें, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, फिर यू विल रिलाई ऑन हिस्ट्री एंड लैब्स। आपने हिस्ट्री और लैब से अपना डायग्नोसिस ढूंढना है। ठीक है, तो पहले लैब्स पे चलते हैं। लैब के अंदर you will find either there is C ANCA. ANCA है actually, ANCA is actually anti-neutrophil cytoplasmic antibody, ANCA। और इसकी दो टाइप्स हैं, इट इज इधर साइटोप्लाज्मिक और इट इज पेरीन्यूक्लियर। तो सी एंका और पी एंका। ठीक है, तो अगर आपको सी एंका पॉजिटिव मिल रहा है, सी एंका और स्लैश PR3 एंका, PR3 एंका, then you will think of granulomatosis with polyangiitis. Granulomatosis with polyangiitis is the other name for Wegener's syndrome. Wegener's syndrome. And this is actually a type of vasculitis. ठीक है, अब ये तो होंगी आपकी लैब फाइंडिंग्स, लेकिन हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द पेशेंट? पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट की तीन बड़ी फाइंडिंग्स होंगी, तीन बड़ी, रिमेंबर। उसमें पहली है he will be having hemoptysis। दूसरी इसके अंदर होगी there will be hematuria। अब आप सोच रहे हैं कि एक पेशेंट है ये वेजनर्स का, और एक पेशेंट है गुड पाश्चर का, और इनकी प्रेजेंटेशन इज स्ट्राइकिंगली सिमिलर। यस डॉक्टर सना, हाँ मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने अभी नेजल बोल दिया, मैं भी इस पे बात कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर इनपुट, मुझे अच्छा लगा आपको आता है। तो इसी दोनों की प्रेजेंटेशन इज स्ट्राइकिंगली सिमिलर। दोनों के अंदर यू विल गेट द क्रीसेंट ऑन द लाइट माइक्रोस्कोप। दोनों के अंदर यू आर गेटिंग हेमोप्टिसिस, दोनों के अंदर यू आर गेटिंग हेमेचूरिया। द ओनली डिफरेंस इन द प्रेजेंटेशन इज nasopharyngeal involvement, nasopharyngeal involvement in Wegener's। Wegener's का पेशेंट आपको कहेगा he gets recurrent sinusitis, he will be giving history of epistaxis, this is very important, epistaxis, and also he would be having lesions, special lesions होती हैं in his lungs। ठीक है, तो ये तीन बातें वो आपको बताएगा वेजनर्स वाला। आई हैव एक्चुअली सीन वन और टू पेशेंट्स ऑफ वेजनर्स इन माई रियल लाइफ एज वेल। तो उनमें यही, उसने यही हिस्ट्री दी थी। तो एंड सेकेंडली यू विल डिफरेंशिएट इट विद द लैब, with your immunofluorescence। गुड पाशा में you will get linear immunofluorescence in, जबकि in Wegener's you will get negative immunofluorescence, and you will be having C ANCA positive और PR3 ANCA positive। ठीक है, तो इस तरह से आपने फर्क करना है। तो ये तो होगी बात सी की। देन नाउ कमिंग टू पी एंका, पी एंका और एमपीओ एंका। उसमें आपको क्या 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 सोचना चाहिए? उसमें यू विल थिंक, और इफ यू गेटिंग पी एंका पॉजिटिव, फिर आप वेजनर सोचना छोड़ दें, फिर आप इधर आ जाएं। देन यू विल थिंक ऑफ eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, a very similar name, but this is actually the other name for Shrug Strauss
यस डॉक्टर शक्कर, आपने ठीक बताया, श्रग स्ट्रॉस। ठीक है, तो लैब पे तो आपने देख लिया श्रग स्ट्रॉस है, लेकिन आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? श्रग स्ट्रॉस के अंदर एज द नेम इंडिकेट्स ईसिनोफिलिक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी ईसिनोफिलिया, ईसिनोफिलिया होगा। देन द पेशेंट विल गिव हिस्ट्री ऑफ एस्थमा, ये भी उसके अंदर हिस्ट्री होगी इन इन श्रग स्ट्रॉस। ठीक है, एंड एंड लास्टली आपको वही जो मैंने बताया कि यू विल गेट एमपीओ एंका या पी एंका पॉजिटिव। तो दिस विल हेल्प यू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम वेजनर्स, फ्रॉम ए फ्रॉम ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस। लास्ट पर आ जाती है माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। तो अगर आपको पी3 एंका या पी एमपीओ एंका पी एंका पॉजिटिव आ रहा हो, एक तो आपने ये सोच लिया, ये आपने शख्स शो सोच लिया, लेकिन दूसरी क्या है? दूसरी है माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस के अंदर भी यू विल गेट उसके में अंदर यू विल गेट फीवर, वेट लॉस की हिस्ट्री होगी। बट इन कंट्रास्ट टू श्रग स्ट्रॉस देयर वुड बी नो ईसिनोफिलिया, देयर वुड बी नो एस्मा। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर नहीं होंगी। एंड इम्पोर्टेंटली देयर विल बी नो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, नहीं होगी, नो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो अदर देन दैट उसके अंदर भी कफ आपको मिल जाएगी, हेमोप्टिसिस इसके अंदर भी मिल जाएगा आपको माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस के अंदर। ठीक है, तो तो ये सारे स्टेप्स आपको हिस्ट्री आपको दो चीजें हेल्प कर रही हैं, आपको हिस्ट्री हेल्प कर रही है और आपको लैब्स हेल्प कर रही हैं। तो आपने इनको इन्हीं को फॉलो करते हुए सब चीजें रूल आउट करती जानी है जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगेन इसमें जो कॉमनली टेस्टेड वाले हैं, ये नेगेटिव इम्यून सबसे ज्यादा, सेकंड पे गुड पास्चर। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव diffuse proliferative glomerulonephritis, DPGN. A DPGN can also present as nephritic plus nephrotic concurrently। ठीक है, इसकी जो खास बात है वो है इसकी लाइट माइक्रोस्कोपी पे एक खास प्रेजेंटेशन, उसको कहते हैं वायर लूपिंग। द कैपिलरीज दे लुक लाइक वायर लूप्स, ऐसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक तो ये, अगेन immunofluorescence would be granular here as well। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू SLE। SLE की दो रीनल मैनिफेस्टेशंस हैं, वन इज DPGN एंड द अदर इज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, दैट इज मोर कॉमन। तो ये हैं दो उसकी मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, तो आपने इसकी अगेन लैब्स देखनी है, एक नेफ्रेटिक वाली भी मिल सकती हैं आपको जो हमने देखी थी सारी, आपको वो जो RBC कास्ट वगैरह से मिल सकते हैं, नेफ्रोटिक भी मिल सकती है आपको, प्रोटीनूरिया वगैरह मिल जाएगा उसमें, फैटी कास्ट वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ इन हियर यहाँ पे क्या हो रहा था, देयर इज अगेन सब एंडोथेलियल और समटाइम्स सब एपिथेलियल इंट्रामेम्ब्रेनस IgG बेस इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। तो अगेन यहाँ पे भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन है, और इसी वजह से ग्रैनुलर अपीयरेंस आ रही है इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, क्योंकि इम्यूनोफ्लोरेसेंस वो डिटेक्ट ही इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को करती है ना। तो लेकिन अगेन इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी ये जो हिस्टोपैथोलॉजी है, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखें, these are the wire loop, this is wire looping, this is wire looping, this ये वायर लूप्स बने हुए हैं।
This is what you'll get in diffuse proliferative glomerulonephritis. Similarly here, okay, these are wire loops. इसी तरह यहाँ पर you can recognize these wire loops here. इसी तरह यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर, ठीक है, वायर लूपिंग. Are these diagrams tested? Yes, these are tested in your question banks. These are very important. मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप सिर्फ इमेज को रिकॉग्नाइज करना सीख लेना, आपको सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी. तो yes, these are tested in exam. बेसिकली ना जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, they will give you two parts. They will give you the histopathology and they will give you the history and labs. तो आपने इन तीनों को मिला के बेसिकली रिकग्नाइज करना होता है क्या है. तो यस, यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज दीज एंड दैट विल ओनली हैपन विद प्रैक्टिस. देखिए, तो यहाँ पे भी देखें अगेन. तो इसलिए मैं आपको ये बार बार तस्वीरें इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि ये मैं आपको फालतू चीज़ें तो इसलिए नहीं दिखाता, वो फालतू में नहीं दिखा रहे, ये आती हैं ये क्वेश्चन बैंक्स के अंदर, आपको अक्सर उन्होंने पूछा होता है, तो यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज देम. ठीक है. अब मेरे एग्जाम में क्या आया था वो तो मैं आपको नहीं बता सकता. इट इज कंसिडर्ड इरेगुलर बिहेवियर बाय ECFMG USMLE. इलीगल होता है, उसमें बैन लग सकता है. लेकिन क्वेश्चन बैंक्स के अंदर एंड द एग्जामिनर्स दे लव टू आस्क अबाउट दीज. आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए. नॉट कमिंग बैक. मैंने लेकिन DPGN के मैंने बहुत कम सवाल देखे. मैंने लाइक आई डोंट रिमेम्बर इतना को, बहुत कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. बस ये वायर लूपिंग इसकी खास बात थी. फिर द नेक्स्ट इज एलपोर्ट सिंड्रोम. एलपोर्ट सिंड्रोम. एलपोर्ट सिंड्रोम क्या क्या होता है? देयर इज टाइप 4 कोलेजन म्यूटेशन. टाइप 4 कोलेजन की म्यूटेशन हो जाती है. सो देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स जहां जहाँ पे टाइप 4 कोलेजन हो गया. और टाइप 4 कोलेजन कहाँ पर होता है? रिमेंबर, 4 ऑन द फ्लोर. ठीक है, इट इज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. यस डॉक्टर शाकार, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होता है. तो आपको क्या क्या और हिस्ट्री में पेशेंट क्या क्या बताएगा? इट इज फर्स्ट एक्स लिंक डोमिनेंट है. तो उसके अंदर कुछ आई प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे रेटिनोपैथी, एंटीरियर लेंटिकोनस, ठीक है, एक्टोपिया लेंटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिनाइल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. ठीक है. तो ये उसकी प्रेजेंटेशन होगी एयरपोर्ट की. आपने ये चीजें फाइंड आउट करनी है. तो इसका जो उसने निमोनिक बनाया हुआ है, कांट सी आई प्रॉब्लम, कांट ही renal problem, and can't hear a bee. So that would be his sensorineural hearing loss. तो can't see, can't be, can't hear a bee is अच्छा निमोनिक है याद रखने का. इसकी ये बड़ी जो लाइट माइक्रोस्कोप फाइंडिंग है, दैट इज irregular thinning and thickening. फोकस ऑन द वर्ड्स थिनिंग एंड थिकनिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं वो द क्वेश्चन बैंक्स के अंदर. आपको ये वर्ड्स नजर आ जाए अगर, इफ यू फाइंड थिनिंग एंड थिकनिंग, मतलब इफ ये एक नॉर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसी होगी. तो दिस इज थिनिंग एंड थिकनिंग. थिकनिंग क्यों हो रही होती है? इट इज ड्यू टू द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन. ठीक है. इट इज ड्यू टू all these irregular deposits. सॉरी, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन कह रहा हूँ मैं, सॉरी, IgG IgM इसकी डिपॉजिट की वजह से होगा. एंड C3, तो इसकी डिपॉजिट से इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे वहां पे, कि ये डिपोजिशन इसके अंदर होगी ऐसी, ये IgG IgM C3 की वजह से. तो इट विल एक्चुअली स्प्लिट
द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं बास्केट वेव अपीयरेंस टू इरेगुलर थिकनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये ऐसे करके ये स्प्लिट हो गई है। ठीक है। तो इसमें अगेन मैं हाईलाइट हाईलाइट कर रहा हूँ, कांट सी कांट बी कांट हेयर बी हिस्ट्री, और इरेगुलर थिनिंग थिकनिंग वो भी आपको एक्सप्लेन किया कैसे हो रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एमपीजीन। एमपीजीन कैन आल्सो प्रेजेंट बोथ नेफ्रिटिक एंड नेफ्रोटिक। ठीक है। इसकी जो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज एसोसिएटेड विद मे बी सेकेंडरी टू हेपेटाइटिस बी और सी। ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। एंड कैन बी एसोसिएट विद, ये बड़ा एग्जामिनर्स को पसंद है, C3 नेफ्रिटिक फैक्टर के साथ एसोसिएशन इसकी। ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज, जो इसकी फाइंडिंग्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर, उसे हम कहते हैं, इसके अंदर भी स्प्लिटिंग होती है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिटिंग, बट ये स्प्लिटिंग फर्क तरीके की होती है। इट इज अ ट्रैम ट्रैक। ट्रैम ट्रैक बेसिकली कहते हैं ट्रेन ट्रैक को, इस पे ट्रेन चलती है। तो इसके अंदर भी बेसिकली ये होता है कि द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज स्प्लिट इनटू टू ट्रैक्स, इनटू टू पार्ट्स मेकिंग अ ट्रैक। तो उसको हम कहते हैं ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। तो इसके अंदर देयर इज इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे थोड़ी सी और बात करते हैं। तो लेट मी शेयर द, जिसकी इसकी दो टाइप्स हैं आगे से, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो लेट मी शेयर द इमेजेस। तो जस्ट अ सेकेंड प्लीज। और हाँ, ये मैं आपको थिनिंग थिकनिंग दिखाना भूल गया। ये देखें, दिस इज थिनिंग थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन विच इज अकरिंग इन द, जो भी हमने पीछे डिस्कस की। तो ये देखें थिनिंग थिकनिंग, ये देखें थिनिंग थिकनिंग हुई है बेस मेम्ब्रेन की। ठीक है। लेकिन खैर अभी हम जो हमने देखना था वाज ट्रैम ट्रैक। तो दिस इज ट्रैम ट्रैक। अब नेफ्रॉन के अंदर ये ट्रैम ट्रैक कैसे नजर आएगा? ये भी थिनिंग थिकनिंग ही है। दिस इज नॉर्मल बेस मेम्ब्रेन। देखें नॉर्मल बेस मेम्ब्रेन कितनी वो स्टेबल है, ऐसे एक ही तरह की उसकी थिकनेस है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे थिक होगी है, यहाँ थिन, फिर थिक, फिर थिन, फिर थिक, फिर थिन। तो ये ऐसे नजर आएगी आपको। ठीक है। थिनिंग थिकनिंग ये, अगर आपको ये इमेज रिकग्नाइज करने नहीं आ रही तो कम से कम वो वहाँ पे थिनिंग थिकनिंग जरूर लिखा होगा, वो आपको वहाँ पे अपने देख लेना है क्वेश्चन के अंदर।
ठीक है, अब आपको मैं ट्रैम ट्रैक दिखाता हूँ। ये इस पे थोड़ा जूम इन करें, जैसे ट्रैम ट्रैक अपेयरेंस। तो ये होती क्यों है? बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन, इफ आई ड्रॉ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये नॉर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, नॉर्मल। इसके अंदर अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन शुरू हो जाए जगह जगह पर ऐसे, दैट इज व्हाट लीड्स टू स्ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। ये जो अब बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इट विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स ऐसे, और बीच में वो सारे जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन है वो हो जाएगी। तो दिस इज, यही आपको चीज यहाँ पे नजर आ रही है इस पिक्चर के अंदर। तो ये आप देखें, ऐसे वो, ऐसे वो कैसे आपस में स्प्लिट हुई हुई है। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए। ठीक है, इस पे और जगह पर भी होगी, ये देखें। ये हाँ, बायोप्सी पे पिक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि आपको नज़र आ रही है जगह जगह पर। एक ये पिक्चर भी है, इस पे काफ़ी जगहों पर है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ तो बड़ी क्लियर है, ये देखें यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो दिस इज ट्रैम ट्रैक पेरेंट्स। ठीक है, कमिंग बैक टू फर्स्ट एड। अब इसमें जो मैं आपको बताया था कि दो टाइप्स हैं, टाइप वन, टाइप टू। अब टाइप टू की खास बात यह है कि उसमें देर इज प्रोडक्शन ऑफ आईजीजी एंटीबॉडीज, and IgG, these IgG antibodies they stabilize C3 convertase। C3 convertase का क्या काम होता है? C3 convertase converts C3b into sorry, C3 into C3a and C3b, which are actually its active forms. So there is persistent, these are complements again, there is persistent complement activation। तो ये देखें, सी, उससे क्या होगा, C3 का लेवल कम हो जाएगा। there will be low C3 because वो सारा कन्वर्ट हो गया C3a C3b में, and these will cause inflammation। ठीक है, these will cause inflammation। तो ये इसकी टाइप टू के अंदर C3 कन्वर्टेज वाली बात मैं आपको बतानी थी। तो ये थी सारी आपकी नेफ्रिटिक सिंड्रोम की टाइप्स।